गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमलेश जैन मैथ रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज की इस डेमो क्लास में हम जो है मैथ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। और ये आप सभी ने अच्छे तरीके से काफ़ी पढ़ा है 11th-12th में, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल भी है। लेकिन वहाँ आपने जो है क्वेश्चंस को किस तरीके से लेंथी वे में सॉल्व करते हैं वो सीखा है। आज मैं यहाँ पर कुछ उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि उन्हें कैसे शॉर्ट वे में सॉल्व करना है। क्या उनमें शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है जिनसे उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आज की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें आप कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प पहुंचाने वाला है। जो भी ऐसे बच्चे हैं नेवी एयरफोर्स की तैयारी करने वाले, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए, पहला मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है वो है कि साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इनको यदि गुणा करें तो क्या आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी था और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है, बट वहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने का काफ़ी बड़ा प्रोसीजर है। आज हम ऐसा देखते हैं कि कैसे ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। तो इसमें एक ट्रिक है वो आपको याद होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो कि जब आपके पास एक हो साइन 60 माइनस थीटा और एक हो साइन थीटा और एक हो साइन 60 प्लस थीटा, तो जब भी हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो हमें साइन 3 थीटा बाई 4 मिलता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने। आपके पास एक है साइन थीटा, एक है साइन 60 माइनस थीटा और एक है साइन 60 प्लस थीटा। जब भी इन तीनों को गुणा करूंगा तो साइन 3 थीटा बाई 4 मिलेगा। अब ये ट्रिक यहाँ पर कैसे काम आएगी वो देखते हैं। थीटा की जगह यदि मैं 20 रख दूँ तो क्या बनता है, एक बार देखना आप। थीटा की जगह यदि मैं 20 रख दूँ तो साइन 40 हो गया, साइन 20 हो गया और साइन 80 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मैंने थीटा की जगह 20 रखा इसलिए साइन 60/4 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो साइन 20, साइन 40 और साइन 80 का गुणा जो है वो कितना होगा, साइन 60/4 होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे मिलेगा। देखो, साइन 20, साइन 40 और साइन ये जो 80 है, इन तीनों का जो गुणा है वो हमें यहाँ से दिख रहा है साइन 60/4 होगा। तो साइन 60/4 इंटू एक साइन 60 और है, आपको दिख रहा है एक साइन 60 और है, मैंने लिख दिया। सबके मान रख दूंगा। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। तो वहाँ से आपको जो है 3/16 आंसर जो है वो मिल जाएगा। समझ गए आप लोग। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है वो आपको पता चल गई कि जब भी आपके पास थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा हो तो वहाँ से क्या बनता है, साइन 3 थीटा बाई 4 बनता है। क्लियर है ये चीज़। और कहाँ काम आ सकती है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इनका गुणा करने पर क्या मिलेगा। तो आप यदि इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और यदि आपके पास ये ट्रिक है तो इस ट्रिक से जो है आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बस थीटा की जगह आपको 10 रखना है। थीटा की जगह जैसे आप 10 रखते हो तो एक 10 बन जाएगा, एक 50 बन जाएगा और एक 70 बन जाएगा। तो उससे फिर देखो इक्वल टू में फॉर्मूला कह रहा है कि मुझे क्या मिलने वाला है। थीटा की जगह 10 रखते ही साइन 30/4 मिलेगा और आपने साइन 30 का मान रखा तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आती है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है और एक वहाँ लिखा है, ये काफ़ी एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। ठीक ऐसी ही चीज़ जो है वो कॉस के लिए भी है। कॉस के लिए क्या है, कॉस के लिए भी सेम ऐसा ही एक फॉर्मूला है कि यदि मुझे कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा दिए जाएं तो सेम ऐसा ही कॉस 3 थीटा बाई 4 आता है हमारे सामने। ऐसा ही सेम मीन्स जो साइन के लिए है वैसा ही सेम फॉर्मूला कॉस के लिए भी है और ऐसा ही सेम फॉर्मूला टेन के लिए भी है। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। जब 10 हो हमारे पास, जब हमारे पास 10 हो तब ये बाई 4 नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, tan 3 थीटा आएगा। समझ रहे हो आप लोग। तो जब साइन या कॉस हो तो बाई 4 आ जाएगा और जब 10 की बारी है तो ओनली tan 3 थीटा आएगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन और
लिखता हूँ बोर्ड पे। मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 को गुणा करना है, क्या आएगा, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा, देखो थीटा की जगह 20 रख दो, तो कौन कौन से कोण निकल कर आते हैं। जैसे ही मैंने थीटा की जगह 20 रखा, ये बन गया 40, ये बन गया 80, है ना। तो देखो ये रहा 20, ये रहा 40, ये रहा 80, इन तीनों का जो गुणा है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। कितना आएगा ज़रा देखना एक बार। हम थीटा की जगह क्या ले रहे हैं, 20, तो यहाँ जैसे ही 20 लेंगे वैसे ये क्या बन जाएगा, cos 60/4 इंटू ये cos 60 बचा हुआ है वो यहाँ रख देते हैं। cos 60 का मान आप सभी को पता है 1/2 होता है, वो हम यहाँ रख देंगे। तो 1/2 1/2 रखने के बाद क्या बन जाएगा, 1/16। समझ गए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। tan के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, tan के लिए भी सेम क्वेश्चन बन सकता है। tan 20, tan 40, tan 60, tan 80, इन चारों का गुणा क्या होगा। तो उसमें से आप tan 60 को छोड़ दो एक बार, आप tan 20, tan 40 और tan 80 का गुणा बताओगे कहाँ से, इस फॉर्मूले से। ये जो लिखा हुआ है ना, इससे जो है मैं tan 20, tan 40 और tan 80 का गुणा दूंगा। उसके लिए आपको थीटा की जगह क्या लेना है, 20 लेना है। तो क्या मिल जाएगा वहाँ से मुझे, tan 60 इंटू फिर एक ये tan 60 और है ना, tan 60 इंटू tan 60 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि tan 10 दे दिया जाए, tan 50 दे दिया जाए और tan 70 दे दिया जाए। तो उस स्थिति में आपको दिख रहा है कि उसने थीटा क्या लेना चाहा है, 10 लेना चाहा है। तो आप थीटा की जगह 10 रख दो, तो वहाँ से क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस जो है बनते हैं इन 3 फॉर्मूलों पे। क्लियर है। साइन की बारी हो या cos की बारी हो तो sin 3θ/4 एंड cos 3θ/4, और जब tan की बारी हो तब ओनली क्या आएगा, tan 3θ आएगा। तो ये एक ट्रिक है जो हमने देखा, इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, जैसे आपको मान लीजिए कि sec x प्लस tan x दे दिया जाए, कुछ हमें दे दिया जाए, sec x प्लस tan x की वैल्यू सपोज करो p दे दी जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो sec x माइनस tan x है वो 1/p होगा। ठीक है। यदि मुझे sec x प्लस tan x दे दिया जाए, p है, तो sec माइनस tan जो है वो उसका व्युत्क्रम होगा, 1/p होगा। और यही चीज़ जो है cosec और cot के लिए भी होती है। cosec x प्लस cot x यदि मुझे दे दिया जाए p है, तो cosec x माइनस cot x जो है वो 1/p होगा। ये दो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन्हें पॉइंट समझ लो या इन्हें फॉर्मूले समझ लो या इन्हें शॉर्ट ट्रिक समझ लो, ये काम आने वाली हैं। देखो क्या कि यदि sec और tan में प्लस देकर आपको मान दिया जा रहा है तो चिन्ह बदलने पर जो है व्युत्क्रम हो जाएगा, और वही चीज़ cosec और cot में भी होती है। अब ये क्या काम आने वाली है, देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे कह दिया जाए कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है तो sec थीटा बराबर कितना होगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है वैसे तो। और यदि आपने ये ऊपर वाली ट्रिक देख ली है तो बहुत इजीली आप जो इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। काफ़ी एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के अलावा एसएससी वगैरह में भी इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा 3 है, तो उनमें से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूछ लिया कि sec थीटा कितना होगा या tan थीटा कितना होगा या sin थीटा, cos थीटा, किसी के बारे में भी पूछ सकता है, किसी एक के बारे में। तो हम कैसे बताएंगे, देखो ये पॉइंट हमें क्या सिखाता है वो देखो आप ध्यान से, कि sec थीटा प्लस tan थीटा 3 दिया हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा 1/3 होगा। ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला पॉइंट हमें ये चीज़ सिखा रहा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो तो आपको sec थीटा मिल जाएगा। जैसे इनको जोड़ूंगा मैं तो इधर
2 sec थीटा हो गया, और इधर 3 में 1/3 जुड़ेगा तो 10/3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से sec थीटा का मान आपको 5/3 जो है वो प्राप्त हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और यदि आपको ये बात नहीं पता होती कि sec + tan देने पर sec - tan उसका व्युत्क्रम होगा, तो आप जो है क्वेश्चन में उलझ जाते और काफ़ी टाइम लग जाता आपको सॉल्व करने में, और ये फटाफट सॉल्व हो गया है। अब मान लीजिए वो आपसे cos पूछ लेता तो हम बता सकते हैं इजीली कि भाई जब sec थीटा 5/3 है तो cos थीटा 3/5 होगा। या मान लीजिए वो आपसे sin थीटा चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई ये आधार बटा कर्ण होता है, वो लंब बटा कर्ण होता है, तो वो 4/5 आ जाएगा। समझ रहे हो? यदि वो आपसे tan थीटा पूछ लेता तो आप इनको घटा लेते, जोड़ने की बजाय मैं इनको घटा लेता तो मुझे tan थीटा मिल जाता। समझ रहे हो? तो ऐसे इनमें से कोई एक चीज़ देता है और दूसरे के बारे में पूछ लेता है तो हम इजीली बता सकते हैं। समझ गए क्या? कि यदि sec + tan p है तो sec - tan 1/p होगा, यानी उसका व्युत्क्रम होगा, और यही चीज़ cosec और cot के लिए भी लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा = 1/5 है तो cosec थीटा कितना होगा? या मान लीजिए वो cosec थीटा में इंटरेस्टेड नहीं है, sin थीटा क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। अब आपको क्या करना है, जब cosec - cot उसने दे दिया है तो जो cosec + cot होगा ना, cosec + cot वो इसका उल्टा होगा। 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5। अब आप इनको जोड़ लो, आपको cosec मिल जाएगा। cosec मिलते ही तो sin निकालने में दिक्कत ही नहीं है। मैं इनको जोड़ता हूँ तो इधर जो है 2 cosec थीटा बन जाएगा, और इधर 5 में 1/5 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 26/5 बन जाएगा। और फिर यहाँ से आपको दिख रहा है कि cosec थीटा का मान कितना आ जाएगा? 13/5, और sin थीटा चाहिए ना उसको, तो sin थीटा का मान कितना आ जाएगा? 5/13 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? और यदि उसे कोई और चीज़ चाहिए होती, cos थीटा, tan थीटा, कोई और चीज़, तो जब आपको एक का मान मिल गया है एक त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो आप लंब आधार कर्ण वाले कंसेप्ट से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये एक ट्रिक है, और इस पे जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है कि sec + tan हो तो sec - tan उसका उल्टा होगा, और cosec और cot में भी ये चीज़ लागू होती है। सब जगह ये चीज़ लागू नहीं होती है, इन दो में ये चीज़ अप्लाई होती है। क्लियर है? तो ये हमारी सेकंड ट्रिक हो गई, जिस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपसे कहा है। और कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें दिखते बहुत हार्ड है बट होते वो बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि मुझे कहा जाए कि tan थीटा + sec थीटा = e⁻x है, तो sec थीटा बराबर क्या होगा? अब आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, भाई tan + sec दे रहा है e⁻x और आपसे पूछ रहा है sec वगैरह क्या होगा, तो आपको कहोगे सब मिक्स हो गया, इसमें तो त्रिकोणमिति भी आ गई, चरघातांकी फलन भी आ गया, यार क्या करें? तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है ना। tan + sec आपको दिया है ना, तो जो उल्टा है यानी tan - sec नहीं, sec - tan, यहाँ गड़बड़ मत करना। आप देखो tan को आगे लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज मत होना, sec आगे रहना चाहिए था। ये क्या चीज़ है? ये sec + tan है। ठीक है, मैं आंसर लिखता हूँ, इसे आप क्या पढ़ो? sec + tan पढ़ो, वरना आप इसमें गड़बड़ कर दोगे। ये e⁻x है, sec - tan क्या होगा फिर? इसका व्युत्क्रम मतलब 1/e⁻x, और 1/e⁻x का मतलब e⁻−x होगा। क्लियर है? चलो, अब तो एक ही लाइन का आंसर है, इन्हें जोड़ा तो ये कट गए। इक्वल टू में क्या मिला? e⁻x + e⁻−x मिल गया, और उधर क्या मिल गया? 2 sec थीटा मिल गया। और यहाँ से बताओ, आपको तो sec थीटा चाहिए था ना, तो sec थीटा का मान वहाँ से क्या आएगा? e⁻x + e⁻−x/2। कितना ईजी है देखो, कुछ भी हमें नहीं करना पड़ रहा है ना। कब? जब मैंने जो अभी आपको समझाया वो पता हो, तब ये क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और देखिए थर्ड नंबर पर क्या है। यदि मुझे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा दे दिया जाए कि 2 है, क्या दे दिया जाए 2, तो फिर साइन की पावर कितनी भी कर दो और कोसेक की पावर कितनी भी कर दो 2 ही आएगा, ठीक है। और यही चीज़ जो है किस किस के लिए होती है, और कॉस प्लस सेक के लिए भी यही बात लागू होती है। सेम चीज़ कॉस प्लस सेक के लिए भी लागू होती है, और सेम चीज़ टेन प्लस कॉट के लिए भी लागू होती है। कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आप लोग उन क्वेश्चंस को देख के ही छोड़ देते हो कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, जबकि वो होते बहुत सिंपल हैं। क्या दिया देखो, मैंने क्या बताया, मैंने यदि साइन प्लस कोसेक, साइन में क्या जोड़ रहा है उसका उल्टा जोड़ रहा है ना, वो 2 हो तो इनकी घातें कितनी भी कर लो 2 ही मिलेगा। और यही चीज़ कॉस सेक और टेन कॉट के साथ भी होती है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन की पावर 10 थीटा प्लस कोसेक की पावर 10 थीटा बराबर क्या होगा। ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन ही ऐसा दे दिया कि आप उस पर टिक कर दोगे एग्ज़ाम पे, 2 की पावर 10 दे दिया, आपको लगेगा ये 2 है और 10 है तो 2 की पावर 10 बन जाना चाहिए, है ना। या फिर मैंने दे दिया 0, या फिर मैंने दे दिया 1, या मैंने दे दिया 2। इस तरीके से मैंने अलग अलग ऑप्शंस देती है ना। तो अब आपको पता है ऊपर वाला पॉइंट क्या समझा रहा है हमें कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो पावर कितनी भी करके जोड़ लीजिए आपको वापस क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है ना। और आपको तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। और पावर 10 की बजाय 8 होती या 20 होती या 50 होती या कितनी भी होती, आंसर क्या आना है, 2 ही आना है। अब आप कहोगे सर आपने कैसे ये लिख लिया, ये बहुत ही आसान है। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये चीज़ कहाँ से पनपती है, x प्लस 1/x, ये x प्लस 1/x ही है ना। ये जैसे साइन थीटा हुआ तो जो कोसेक थीटा है वो 1/sin थीटा होगा, तो एक तरीके से क्या हुआ, वो 1/x हुआ। तो जब भी ऐसा दिया जाए आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो ये हमेशा ध्यान रखना x जो है 1 होगा, तभी ये चीज़ संभव है। समझ गए आप लोग, इस चीज़ को सुनो आप अच्छे तरीके से कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो ये तभी संभव है जब x 1 हो, वरना कभी संभव ही नहीं है। यहाँ से आप हल करेंगे तो x का मान 1 मिलेगा। तो अब जब इन दोनों को जोड़कर 2 आ रहा है तो इसका साफ साफ अर्थ ये है कि साइन थीटा 1 है, कोसेक थीटा भी 1 है, तभी 2 आएगा। और जब ये दोनों 1-1 है तो इनके घात कितनी भी कर लीजिए आपको फिर से क्या मिलना है, 1-1, और उनको जोड़ कर क्या आना है, 2 ही आना है। तो बहुत ही आसान सी बात यहाँ पर छुपी हुई है और ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं। समझ गए आप लोग, बस इस चीज़ का ध्यान होना ज़रूरी है। यदि आपको ध्यान नहीं है इस चीज़ का कि ऐसा होता है तो आप नहीं बता पाएंगे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर छुपा है, ये वाला कंसेप्ट छुपा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू जो है हमारे सामने क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है ये आपको। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में बनते हैं। जैसे हमें कह दिया जाए कि tan x प्लस cot x इक्वल टू 2 है और कह दिया जाए tan की पावर 4x प्लस cot की पावर 4x की वैल्यू क्या आएगी। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है आज कि हमें मान कितना मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। क्लियर है। तो ये सब पे लागू नहीं होता है, इन 3 पे ही लागू होता है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, x में उसका व्युत्क्रम 1/x जुड़ रहा है। समझ गए। साइन में उसका व्युत्क्रम 1/sin यानी कि कोसेक जुड़ रहा है, कॉस में उसका व्युत्क्रम 1/cos यानी कि सेक जुड़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। एक छोटी सी चीज़ और है जिस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं।
लेकिन आप फिर भी घबरा जाते हैं, और वो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो है रेडियन। आपको ये पता होना चाहिए एक रेडियन जो है वो 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड के इक्वल होता है। एग्जैक्टली एक रेडियन जो है वो 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड के इक्वल होता है। और यदि मैं लगभग की बात करूं तो लगभग देखा जाए तो एक रेडियन जो है वो 57 डिग्री के बराबर होता है ना। तो ये चीज़ जो है कई बच्चों को पता नहीं होती है, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ यदि आपको पता है तो आसान है। अब देखो इससे क्या पता चलता है आपको कि एक रेडियन में 57 डिग्री है, ये सी रेडियन का चिन्ह है, समझ गए। तो इससे ये पता चल गया ना आपको कि एक रेडियन बड़ा है या एक डिग्री बड़ा है। पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि एक रेडियन और एक डिग्री में से बड़ा कौन हुआ। एक रेडियन बड़ा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक रेडियन में लगभग कितने डिग्री होते हैं? 57 डिग्री होते हैं। तो इसमें लगभग 57 डिग्री है और इस तरफ 1 डिग्री है, तो सीधी सी बात है बड़ा कौन होगा? एक रेडियन बड़ा होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक तरफ दे दिया जाए sin 1 रेडियन और एक तरफ दे दिया जाए sin 1 डिग्री, और पूछा जाए किसका मान बड़ा होगा, या दोनों का मान बराबर होगा, या किसका मान छोटा होगा। ठीक है, यही चीज़ cos के लिए भी पूछी जा सकती है। cos 1 रेडियन और cos 1 डिग्री में क्या संबंध है? यही चीज़ tan के लिए पूछी जा सकती है, या sin और cos दोनों में पूछी जा सकती है कि एक तरफ sin 1 रेडियन है, एक तरफ cos 1 रेडियन है, किसका मान बड़ा होगा, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। क्यों? देखो आपको पता है क्या, जैसे ये मैंने चतुर्थांश बना दिए, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, आप सभी को पता ही है, होता ही है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो साइन का मान बढ़ता है या घटता है? सभी को पता है क्या होता है, साइन का मान बढ़ता है ना। तो आप मुझे ये बताओ 1 रेडियन का मतलब तो 57 डिग्री हो गया, तो साइन का मान 57 डिग्री पे बड़ा मिलेगा या साइन का मान 1 डिग्री पे बड़ा मिलेगा? जब कोण बढ़ता है तो मान बढ़ता है साइन में, तो 57 डिग्री पे मान जो है वो क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। कॉस में उल्टा होता है, आपको पता है। कॉस में जब मैं इस तरफ जाता हूँ 0 से 90 डिग्री की तरफ, तो मान कम होता है, डाउन आता है। याद है आपको, 0 पर कॉस की वैल्यू 1 आती है और 90 पर कॉस की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है ना। तो जब मैं मान कोण बढ़ाता हूँ तो कॉस का मान क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। तो जब मैं यहाँ 57 डिग्री रख रहा हूँ, ये 57 डिग्री है और ये 1 डिग्री है ना, तो 57 डिग्री पे मान बड़ा मिलेगा या 1 डिग्री पे बड़ा मिलेगा? कॉस में 1 डिग्री पे बड़ा मिलेगा। छोटे कोण पे कॉस में मान बड़ा मिलता है। और अब देखो दोनों तरफ साइन और कॉस 1 रेडियन के साथ है, तो ये तो है आपका साइन 57 डिग्री और ये है कॉस 57 डिग्री। अब मान किस पे बड़ा होना चाहिए? तो क्या आपको याद है कि जब 45 डिग्री तक देखा जाए 0 से, तो साइन का मान छोटा होता है कॉस से, यानी कि कॉस का मान बड़ा होता है साइन से, और 45 पे दोनों का बराबर हो जाता है, और 45 से 90 के बीच में कॉस छोटा हो जाएगा, साइन बड़ा हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है। तो बताओ 57 डिग्री पे मान साइन का बड़ा मिलेगा या कॉस का बड़ा मिलेगा? साइन का बड़ा मिलेगा। समझ गए? इसी तरह के और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मुझे कह दिया जाए एक तरफ साइन 1 रेडियन है और एक तरफ जो है कॉस 2 रेडियन है, अब मान किस पे ज़्यादा मिलेगा? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 1 रेडियन का मतलब कितना हो गया? 57 डिग्री हो गया ना। तो इधर 57 डिग्री है, इधर 2 रेडियन है। 2 रेडियन का मतलब आपको पता है कितना हो जाएगा? बताओ मुझे आप। 57 का आप जब डबल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 114 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है ये आपको? तो अब आप ये बताओ मुझे कि एक तरफ जो है 57 डिग्री है और एक तरफ 114 डिग्री है, तो ये दूसरे चतुर्थांश का कोण है। देखा जाए तो 90 के बाद यानी दूसरा चतुर्थांश, वहाँ कॉस का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, और ये कैसा है? धनात्मक है। तो आप मुझे बताओ धनात्मक मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक मान से बड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन इस चीज़ पर आधारित है सारे कि 1 डिग्री
और 1 रेडियन में क्या संबंध होता है ना। तो देखिए 1 डिग्री और 1 रेडियन में संबंध देखा जाए तो 1 रेडियन जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 1 रेडियन जो है वो लगभग 57 डिग्री होता है। तो उसी पैटर्न पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो इनका आपस में डिग्री में कंपैरिजन करने से पता चल जाते हैं। यहाँ आप रेडियन को डिग्री में रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 57 डिग्री है और उधर 1 डिग्री है, तो आपको पता है कि साइन का मान 57 डिग्री पे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बड़े कोण पे साइन का मान क्या मिलता है, बड़ा मिलता है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो डिग्री और रेडियन के परस्पर संबंध से जो है बनते हैं। कई बार जैसे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है। tan में 2 तरह के फॉर्मूले निकल कर आते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन से समझते हैं हमें दे दिया जाए tan 50 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री प्लस √3 इंटू tan 50 इंटू tan 10। तो इसका मान जो है आपसे पूछा जा सकता है, या वो इसी तरह का जैसे और क्वेश्चन पूछ ले आपसे tan 40 प्लस tan 5 प्लस tan 40 इंटू tan 5 का मान पूछ सकता है। या वो आपसे जैसे मान लीजिए कि tan 30 डिग्री प्लस 30 की बजाय मान लीजिए मैंने कर दिया 25, tan 25 डिग्री प्लस tan 5 डिग्री प्लस 1/√3 इंटू tan 25 इंटू tan 5 का मान पूछ सकता है। या मान लीजिए जैसे हमसे कहा जाए tan 70 माइनस tan 10 माइनस √3 इंटू tan 70 माइनस 10 पूछ लिया जाए। या मान लीजिए हमसे जो है tan 50 माइनस tan 5 माइनस tan 50 इंटू tan 5 पूछ लिया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं जिनमें 2 tan है और 2 tan गुणा हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर सब में आपको दिख रहा है ऐसा सिस्टम है, 2 tan जुड़े हुए हैं और 2 गुणा हो रहे हैं, या घट रहे हैं और 2 गुणा हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या आंसर होता है, देखो यहाँ 50 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री है ना। 50 और 10 को आप जोड़ते हैं कितना बनता है 60, और 60 डिग्री पे जो मान आता है, जोड़ने का चिन्ह है ना, 60 डिग्री पे जो मान आता है वो यहाँ पर है √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √3 होगा। यहाँ देखना एक बार, 40 और प्लस करवा रहा है आपसे 5, तो 40 प्लस 5 कितना हुआ 45। 45 डिग्री पे tan का मान कितना होता है 1, और वो इसीलिए यहाँ पे 1 है, इसीलिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 1 होगा। यहाँ देखना, देखिए 25 में 5 जोड़ोगे 30, 30 पे कितना मान मिलता है 1/√3, इसीलिए वो यहाँ पर है, और इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/√3 होगा। ये तो जोड़ने वाला हो गया, और नीचे घटाने वाला है। 70 में से आपने 10 घटाया तो आपको 60 मिला, और 60 पर मान होता है √3, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है कितना होगा √3। ऐसे ही 50 में से आपने 5 घटाया 45 मिला, और 45 पे आपको पता होता है मान 1 होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का मान क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। ऐसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमसे कहा जाए tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री प्लस tan 100 इंटू tan 125, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान मुझे पता है 1 होगा सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि 100 और 125 को जोड़ते हैं 225 आता है, और tan 225 का मान जो है वो क्या होता है 1 होता है। समझ गए। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, एनडी में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो मैं, यदि a प्लस बी इक्वल टू π/4 तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का मान कितना होगा। ऑप्शंस दे दिए मैंने, दे दिए 0, 1, 2 और -1। देखो क्या यहाँ पर आंसर आएगा, एक बार देखना। ये क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में भी आया हुआ है। आपसे वो पूछ रहा है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का मान, तो इन्हें गुणा करूँ तो 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस
tan A इंटू tan B मिलता है ना। तो देखो दो tan जुड़े हुए हैं और वो दोनों tan गुणा भी हो रहे हैं, और A और B का योग दिया हुआ है π/4। तो A और B का योग जब 45 है, π/4 मतलब 45 है, तो यहाँ पर A और B का योग 45 हुआ, और 45 पे मान होता है 1, इसीलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इस 1 को तो अलग कर दूँ मैं, और इन तीनों से देखा जाए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 + 1 क्या हो गया, 2। समझ गए आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो है tan पर जो है क्वेश्चंस जोड़ने वाले और घटाने वाले काफ़ी बनते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। एक देखिए x + 1/x जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये x + 1/x जो व्यंजक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मान जो है, यदि x को धनात्मक लोगे आप तो 2 या 2 से बड़ा आएगा, या फिर -2 या उससे छोटा आएगा जब आप x को ऋणात्मक लेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मान 2 या 2 से बड़ा आएगा, या फिर इसका मान जो है -2 या उससे छोटा आएगा। ये चीज़ कब संभव है, जब x धनात्मक हो तब है, और ये चीज़ कब संभव है, जब x ऋणात्मक हो। देखो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसको समझो आप लोग, ये काफ़ी काम आएगा आपके। यहाँ जो आप x काम में ले रहे हो, यदि वो धनात्मक है तो इसका मान 2 या 2 से बड़ा आएगा, कभी भी इसका मान 2 से छोटा नहीं आ सकता है। आप x की जगह कुछ भी लेके देख लीजिए, मिनिमम इसका मान 2 आएगा, और वो तब आएगा जब आप x को 1 कर दोगे। समझ गए। और ऐसे ही यदि आप x को ऋणात्मक लेना चाह रहे हो तो इसका मान -2 या उससे छोटा आएगा। समझ गए आप लोग, है ना। और वो -2 कब आएगा आपको पता है, जब आप x को -1 लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि इसे कोई फलन का रूप दिया जाए और इसका फिर परिसर पूछा जाए। तो अभी हमने क्या देखा कि ऋणात्मक होने पर x के मान -अनंत से -2 तक मिल सकता है, और धनात्मक होने पर 2 से अनंत तक मिल सकता है। यहाँ से तो क्या दिख रहा है आपको कि मान जो है वो 2 या 2 से बड़ा होगा, और यहाँ से क्या दिख रहा है, -2 या उससे छोटा होगा। तो रेंज क्या हुई, -अनंत से -2 यूनियन 2 से अनंत। वो आपको होगा सर त्रिकोणमिति में इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है, त्रिकोणमिति में इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि sin² x + cosec² x का न्यूनतम मान क्या होगा, तो आप वहाँ अटक जाओगे यदि आपको ये ऊपर वाली बात नहीं पता है तो, कि sin² x + cosec² x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए ये x + 1/x है ना, ये तो हो गया x, और ये 1/x हो गया। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर जो x काम आ रहा है, ये जो x है उसकी जगह यहाँ पर क्या है, sin x है ना। तो अब ये जो यहाँ पर चीज़ें काम आ रही है, स्क्वायर होकर आ रही है ना, तो स्क्वायर होकर आ रही है तो मान कैसा होगा उसका, धनात्मक होगा। और धनात्मक होने का मतलब इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 होगा। यहाँ ऊपर से हमें समझ में आ रहा है, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 2 होगा। और यदि आपको इसका परिसर बताना है, यदि आपको इसका परिसर बताना है तो कितना होगा, 2 से अनंत होगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि sin² x + cosec² x का मान 2 या 2 से बड़ा होता है। इसी प्रकार से tan² x + cot² x का मान भी 2 या 2 से बड़ा होता है, और इसी प्रकार से cos² x + sec² x का मान भी 2 या 2 से बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें किस कंक्लूजन से निकल के आ रही है, इस कंक्लूजन से निकल के आ रही है। ठीक है, तो यदि मैं इन सब का न्यूनतम मान पूछूं तो इन सब का न्यूनतम मान कितना होगा, 2 होगा, और अधिकतम मान कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हमारे सामने निकल कर आता है कई बार। उसके अलावा न्यूनतम अधिकतम के लिए आपको जो है एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है, देखो आपको कभी भी a sin x + b cos x के बारे में पूछ लिया जाए तो जो इसका अधिकतम मान है वो √a² + b² होता है, और इसका जो न्यूनतम मान है वो -√a² + b² होता है। a sin x + b cos x या a sin x - b cos x का न्यूनतम मान वो होता है, अधिकतम मान ये होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे आपसे कह दिया जाए 3 sin x - 4 cos x
का परिसर क्या है। तो आप देखो यहाँ पर a और b का मान कितना है, a और b का मान 3 और 4 है। आप जब 3 और 4 रख देंगे a और b की जगह तो कितना बन जाएगा, आप देखना रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप सबको पता है 9 + 16 25 का रूट 5 होगा। तो इसका न्यूनतम मान यहाँ पर दिख रहा है आपको -5 हो गया और अधिकतम मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो परिसर क्या हो जाएगा, -5 से 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा, -5 और इसका अधिकतम मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 3 sin x + 4 cos x + 5 का न्यूनतम मान क्या है, और ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं अलग अलग। तो देखिए इसका न्यूनतम मान यदि आपको देखना आ गया तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसका न्यूनतम मान अभी हमने ऊपर देखा क्या आएगा, -√a² + b² आएगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना आया, -5 और उसमें आपने 5 को जोड़ा तो क्या बन गया, 0। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। और यदि आपको अधिकतम देना है तो इसका अधिकतम होता है 5 और 5 में आपने 5 जोड़ दिया, जाकर क्या बन गया, वो 10। तो मैंने इसका पूरा परिसर लिख दिया है कि इस पूरे का जो परिसर है वो 0 से 10 के बीच में होगा, यानी न्यूनतम मान इसका पूरे का 0 होगा और अधिकतम क्या होगा, 10 होगा। वो किसकी वजह से हो रहा है, 3 sin x + 4 cos x की वजह से हो रहा है। क्लियर है ये आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने काफ़ी बार आते हैं, उसके लिए आपको छोटी छोटी बातें जो हैं ये पता होनी चाहिए, तो आप इजीली जो है उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। एक कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, cos π/5, cos 2π/5, cos 4π/5, cos 8π/5, इसका मान क्या होगा, ऐसे पूछ लिया जाता है। π/5, 2π/5, 4π/5, 8π/5, है ना। तो इसमें क्या काम आने वाला है वो देखो। ये आपको कोण कैसे हैं वो देखना एक बार पहले, आप जो कोण काम आ रहे हैं, π/5 गुणा हो रहा है 2 से, फिर गुणा हो रहा है 4 से, फिर गुणा हो रहा है 8 से। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, 2 की घात कंटिन्यू बढ़ती जा रही है ना। मीन्स ऐसी स्थिति है cos α, फिर cos 2α, फिर cos 2 का स्क्वायर अल्फा, फिर cos 2 का क्यूब अल्फा, इस तरह के कोण है ये, इस तरह के, है ना। तो इस तरह के जब भी कोण आए तो एक फॉर्मूला है sin 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n sin अल्फा। ये फॉर्मूला आप याद रखें तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। क्या है कि जब cos हो और ये कोण गुणोत्तर श्रेणी में हो, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो आप देखिए साइन के साथ क्या है, 2 की पावर n अल्फा और नीचे 2 की पावर n और sin अल्फा। n क्या है, पदों की संख्या, जितने पद है n हमेशा आपको पता है पदों की संख्या ही हुआ करता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को वहाँ लगाते हैं, आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ कितने पद एक बार देखना आप, 4 है तो 2 की पावर 4। अल्फा क्या होगा, अल्फा π/5 होगा, ये लीजिए π/5, नीचे आएगा 2 की पावर 4 sin π/5, है ना। अब देखो यह आपका हो गया 2 की पावर 4 16 sin 16 π/5 और नीचे 16 sin π/5 हो गया। अब देखिए sin 16 π/5 क्या बनेगा, आपको पता है 16 π/5 का मतलब हो गया पाई प्लस π/5। आपने जब 16 π/5 में देखा तो उसको आपने 15 पाई प्लस पाई किया तो 3 पाई प्लस π/5 बन गया वो, और 3 पाई प्लस π/5 पे आप मान देखेंगे तो माइनस साइन π/5 बन जाएगा, ये सभी को पता है ना। तो ये बन गया आपका माइनस साइन π/5 और नीचे 16 साइन π/5 है, ये कट गए तो वहाँ से आंसर कितना आ गया, -1/16। ये लीजिए आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस एक ये फॉर्मूला पता हो तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऐसा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आ सकता है cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7, इनका गुणा क्या होगा। फिर से ये फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ 3 पद है अब, तो बनेगा देखो साइन 2 की पावर 3 π/7, 2 की पावर 3 साइन π/7। ये क्या बना 8 π/7, ये 8 हो गया, 8 साइन π/7। अब आप जब साइन 8 π/7 को हल करेंगे
तो वो माइनस साइन π/7 हो गया और आपने इनको फिर काटा और काटने से आंसर क्या बच गया, -1/8 बच गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से जो है इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल जाता है। आपको ज़्यादा इतना फोकस जो है केवल उस चीज़ पे करना है कि शॉर्ट ट्रिक उनकी क्या है ना। तो हमने देखा जब इस तरीके से कॉस हो और ये जो कोण है ये आपस में गुणोत्तर श्रेणी बनाते हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी जो है शॉर्ट ट्रिक्स है जिन पे क्वेश्चंस हमें तुरंत आंसर उनका मिल जाता है। तो उनके लिए आप जो है हमसे जुड़े रहिए। हम आगे वाली क्लासेस में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जो ट्रिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। थैंक यू।